ब्योमकेश बख्शी की जासूसी कहानी मोतियों का हार, दूसरा और अंतिम भाग। कुछ खास नहीं सचमुच, लेकिन यदि उसका कोई साथी है तो उसने यह अपराध करने से पहले उससे संपर्क अवश्य किया होगा। इस तरह हार कैसे गायब हो सकता था? यह बात सही है। भोला के बारे में होने वाली बातचीत आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मणिमय कमरे से बाहर गया और एक पुलिस की वर्दी पहने व्यक्ति के साथ वापस आया। वह आदमी लंबा, तगड़ा और रुबीला था। उसे देखकर लगता था कि वह कुछ समझाने आया था। निस्संदेह आगंतुक कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर था, अमरेश बाबू। रसमय ने खड़े होकर आगंतुक का विनम्रतापूर्वक स्वागत किया। हेलो अमरेश बाबू, क्या मामला है? आप इतनी जल्दी वापस कैसे आए? अमरेश बाबू कुर्सी पर बैठ गए और एक सांस में अपनी बात कह डाली। मैं मच्छो बाजार में उस स्थान पर गया था जहाँ भोला के भाई रहते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि हम पर पड़ी तो उन्होंने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी। हमारा परिचय कराते समय रसमय बाबू के स्वर में थोड़ी मायूसी नजर आई। इंस्पेक्टर मंडल, ये हैं। मेरे कहने का अर्थ है ब्योमकेश बख्शी। शायद आपने इनका नाम सुना होगा। अमरेश बाबू ने कुर्सी पर अपना पैर सीधा किया और खुशी प्रकट करते हुए बोले, अरे सचमुच, ब्योमकेश बख्शी का नाम किसने नहीं सुना है? तो आप ही हैं। मैंने आपके बारे में प्रमोद बराड़ से काफ़ी कुछ सुना है। आपको याद आया? वह गोलब कॉलोनी केस का इंचार्ज था। वह मेरा दोस्त है। ब्योमकेश मुस्काए। सचमुच मुझे याद है प्रमोद बाबू, वे सचमुच बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अमरेश बाबू ने कहा, वह आपका जबरदस्त प्रशंसक है। मैंने आपकी असाधारण प्रतिभा के बारे में उससे काफ़ी कुछ सुना है। तो क्या आप इस जवाहरात की चोरी वाले मामले में भी शामिल हैं? बड़ी अच्छी बात है। आपकी सहभागिता हमारे लिए बड़े सम्मान का विषय है। मैंने प्रमोद से सुना है कि आप प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागते। आपका सरोकार केवल सत्य से होता है। हाँ हाँ। ब्योमकेश ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, इंस्पेक्टर मंडल, यह प्रकृति का नियम है। आदमी जितनी इच्छा करता है उतना उसे कभी हासिल नहीं होता। इस मामले में आपका करतल ध्वनि से स्वागत है। मैं तो केवल अपनी मजदूरी से ही प्रसन्न हो जाऊंगा। रसमय बाबू ने अत्यंत भावुक स्वर में कहा, कृपा करके आप इसे मजदूरी मत कहिए ब्योमकेश बाबू, यह तो नजराने से बढ़कर है। यदि मेरा हार मुझे वापस मिल जाता है तो मैं अधिकतम संभव इनाम दूंगा। खैर कोई बात नहीं। ब्योमकेश अमरेश बाबू की ओर मुखातिब हुए। तो आपने उस स्थान को खोज लिया जहाँ भोला के भाई रहते हैं, लेकिन आपको वहाँ से कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं, अमरेश बाबू ने दोहराया। उसके दोनों भाई काम पर थे और उनकी पत्नियां घर में थी, परंतु मेरा अत्यंत सतर्क जांच का कोई परिणाम नहीं निकला। ब्योमकेश ने कुछ देर तक उन्हें देखा और पूछा, तो आपको संदेह है कि भोला की इसमें अपने भाइयों के साथ मिलीभगत हो सकती है और तीनों ने मिलकर यह अपराध किया है? अमरेश बाबू ने कहा, भाइयों के अलावा भी कोई हो सकता है, लेकिन इसमें कोई अभियुक्त अवश्य है। ऐसे कैसे हार गायब हो सकता है? लेकिन मणिमय बाबू और उनकी पत्नी ने किसी को भी नहीं देखा। शायद भोला का साथी मणिमय और उसकी पत्नी के भोला को देखने से पहले ही लूट का माल लेकर चंपत हो गया होगा। लेकिन मणिमय बाबू की पत्नी काफी देर से खिड़की पर खड़े होकर सड़क की ओर देख रही थी। यदि कोई सहायक सचमुच आया होता तो क्या वे उसे निकट आते हुए देख नहीं लेती? दोनों लोग काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। अंततः जब अमरेश बाबू बोले तो उनके स्वर में हिचक थी।
क्या आप यह कह रहे हैं कि शायद भोला अपराधी नहीं है? कतई नहीं। आपने आवश्यक छापेमारी कर ली है और जांच का ठीक से ख्याल रखा है। अब इसमें केवल गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। ब्योमकेश खड़े हो गए। अब मैं अपने रास्ते जाता हूँ, उन्होंने कहा। यदि मैं कोई समाधान सोच सकूंगा तो आपके पास वापस आ जाऊंगा। घर पहुंचने के बाद मैंने उनसे पूछा, तो तुम्हारा संदेह किसके ऊपर है? अपनी कमीज उतारते हुए ब्योमकेश ने उत्तर दिया, दरअसल मैं उन तीनों को संदिग्ध मानता हूँ। मैं चौंक गया। कौन से तीन? भोला, मणिमय और उसकी पत्नी। इतना कहकर ब्योमकेश स्नान करने चले गए। मैं उनके शब्दों में गोता लगाता रहा। अवसर के लिहाज से तो तीनों संदिग्ध हो सकते थे। उनमें से प्रत्येक के लिए रसमय की मेज की दराज से हार को हटाना संभव था, लेकिन उद्देश्य? अमीर लोगों के लड़के निरपवाद रूप से नकदी की कमी से जूझते रहते हैं। शायद वह भारी कर्ज में डूबा था और इस बात से भयभीत था कि कहीं उसके पिता की स्वाभाविक प्रतिक्रिया उसे स्वीकार करने की न हो। और मणिमय की पत्नी, उससे कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव और व्यग्रता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। कोई भी औरत आभूषण की चाहत में आसानी से विचलित हो सकती है, लेकिन अपराधी चाहे जो भी हो, वह लूट को इतनी आसानी से हजम करने में सफल कैसे हुआ? उस दोपहर को ब्योमकेश कुर्सी पर पैर फैलाए छत में लगी लकड़ी की शहतीरों को निहार रहे थे और प्रसन्न हो रहे थे कि वे कितनी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। चाय पीने के बाद वे अचानक खड़े हुए और मुझे आमंत्रित करते हुए बोले, चलो थोड़ी सैर करने चलते हैं। सैर करने के लिए आपका इरादा कहाँ जाने का है? रसमय बाबू के घर के सामने वाली सड़क की पटरी पर। मैंने अभी उसकी बारीकी से जांच नहीं की है। रसमय बाबू के घर के बाहर फुटपाथ पर पहुंचने में हमें 20 मिनट लगे। जब हम उस स्थान के निकट पहुंचे तो ब्योमकेश ने अपने आसपास देखना प्रारंभ कर दिया। घर के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर बनी दुकानें उस समय खुली हुई थीं। एक ओर होम्योपैथिक दवाएं बिकती थीं, दूसरी में घड़ियां बेची जाती थीं। अन्य दो दुकानों में सिले सिलाए कपड़े बिकते थे। प्रत्येक दुकानों में ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। पैदल यात्री फुटपाथ पर आ जा रहे थे। रसमय बाबू के घर की दूसरी मंजिल से गली की ओर 4 खिड़कियां खुलती थीं। मणिमय की पत्नी उन्हीं में से किसी एक पर खड़ी होकर बाहर देख रही थी। जब मैंने सड़क की सतह पर नजर डाली तो देखा कि ब्योमकेश अचानक रुककर रसमय बाबू के घर के मुख्य द्वार की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। जैसे ही मैंने उन्हें इस प्रकार वहां ठहरे हुए देखा, मैंने देखा मणिमय अपने घर के बाहर निकल रहा था। उसने एक धोती और कमीज पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने मुख्य द्वार के ठीक आगे दीवार में कसे गए पोस्ट बॉक्स में पत्र डाला और अपने घर में वापस जाने लगा। हेलो मणिमय बाबू, आप किसे पत्र लिख रहे हैं? ब्योमकेश के मुख से अपना नाम सुनकर बहुत चौंक गया। वह हमारी ओर मुड़ा और अत्यंत विनम्रतापूर्वक बोला, हेलो, कोई समाचार? ब्योमकेश ने कहा, मेरा समाचार प्रतीक्षा कर सकता है। आपने किसे पत्र लिखा? मणिमय ने नजरें नीचे करते हुए कहा, मैंने माँ को खबर भेजी है। मैंने उन्हें जल्दी घर वापस आने के लिए कहा है, लेकिन पत्र आज नहीं जाएगा। आज की डाक पहले ही निकल चुकी है। अब मुझे कल सुबह की निकासी का प्रतीक्षा करना होगा। लेकिन आप लोग अपनी खबर बताएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास कोई सकारात्मक समाचार अवश्य होगा। ब्योमकेश ने कहा, जिस समय मैं अपने घर से चला था उस समय तो मेरे पास कोई समाचार नहीं था, लेकिन अब मेरे पास कुछ समाचार अवश्य है। वह क्या है? क्या आप जानते हैं कि हार कहाँ है?
मैं ज़रूर जानता हूँ। उसके बारे में मैं सब कुछ आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल मुझे कोई अत्यावश्यक कार्य करना है। क्या आप एक बार हमारे साथ नहीं चल सकते? बाबा आपसे कोई खबर सुनने के लिए उतावले हैं। व्योमकेश ने उसकी बात पर थोड़ा सोचने के बाद कहा, नहीं, पहले मुझे अपना काम पूरा करने की ज़रूरत है। अजीत, तुम ऊपर क्यों नहीं चले जाते? रस्मे बाबू को मेरी ओर से कह देना कि उन्हें उनका हार कल सुबह वापस मिल जाएगा। व्योमकेश जानबूझकर ऊपर नहीं गए। मैं मणिमय के साथ ऊपर चला गया। रस्मे बाबू साफ तौर पर निराश नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें व्योमकेश का संदेश दिया, वे मुझसे बार बार पूछते रहे, क्या वह मुझे सचमुच वापस मिल जाएगा? आप सच कह रहे हैं ना? मैंने व्योमकेश को कभी खोखले वादे करते नहीं सुना है। मैंने उत्तर दिया, यदि उन्होंने कह दिया है कि आपको वह वापस मिल जाएगा, तो इसका अर्थ है कि वह आपको अवश्य मिलेगा। उसके बाद मेरे सामने चाय, बिस्किट और 555 सिगरेट लाकर रख दिए गए, जिन्हें मैं ठुकरा नहीं सका। उसके बाद मैं कैडिला कार में बैठकर अपने घर वापस चला गया। मैं घर पहुंचा तो पूरी तरह सूर्यास्त हो चुका था, लेकिन व्योमकेश अभी तक वापस नहीं लौटे थे। वह 1 घंटा या उससे कुछ अधिक देर बाद वापस आए। मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ चले गए थे? मैं थाने गया था, उन्होंने उत्तर दिया। मुझे अमरीश बाबू से कुछ काम था। क्या काम? बहुत ज़रूरी काम। जल्दी खाना खाकर सो जाओ, हमें कल सुबह बहुत जल्दी उठना होगा। जब मैंने महसूस किया कि मेरी जिज्ञासा शांत करने का उनका कोई इरादा नहीं है, मैं अचानक खड़ा हो गया। खाने की मेज पर सत्यवती ने मेरे चेहरे पर एक दृष्टि डालने के बाद पूछा, तुम इतने रुहासे से क्यों लग रहे हो? मैंने उत्तर दिया, तुम्हारा पति एक कछुआ है। मैंने ध्यान दिया कि सत्यवती ने अपना मुस्कान छिपाते हुए कहा, इतने सारे जानवरों में एक कछुआ ही क्यों? कछुए बात नहीं करते। जैसे ही उसे मेरी झल्लाहट का कारण समझ में आया, उसकी आंखें हमदर्दी से भर गई और उसने कहा, अरे दोस्त, यह तो सचमुच बहुत दुखद है। क्यों? संभव है हमारी बुद्धिमत्ता आपके समान न हो, लेकिन इससे हमारी जिज्ञासा में रुकावट तो नहीं आती। मैं जल्दी से अपना खाना खाकर सोने चला गया। अगली सुबह सूर्योदय से पहले व्योमकेश मुझे हिलाकर जगाते हुए कह रहे थे, अजीत, उठ जाओ, जल्दी करो, हमें तत्काल यहाँ से निकलना होगा। चाय तैयार थी। मैंने उसे गले में उतारा और व्योमकेश के पीछे चल पड़ा। स्ट्रीट लाइटें अभी भी जल रही थीं और अपनी हजारों आंखों से अलसाए शहर की ओर निहार रही थीं। मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि हम कहाँ चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद मैंने महसूस किया कि हम रस्मे बाबू के घर की ओर जा रहे थे। मैंने व्योमकेश से पूछा, इतने मनहूस समय में आप रस्मे बाबू से क्या चाहते हैं? मुझे उनसे कोई काम नहीं है, उन्होंने उत्तर दिया। ठीक है, फिर आपको इतने तड़के घर से निकलने की जरूरत क्यों आन पड़ी? मुझे जरूरत थी। तुम जानते हो ना कि भोर का पंछी किसे कहते हैं? आप मुझे सीधा उत्तर नहीं देंगे क्या? आप केवल दूसरों को उल्लू बना सकते हैं, व्योमकेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रस्मे बाबू की दीवार से जो पोस्ट बॉक्स लगा हुआ है, उसमें डाक की पहली निकासी का समय सुबह 5 बजे है। मैं चाहता हूँ आज सुबह वह खोला जाए तो मैं वहीं रहूँ। मेरे दिमाग की कुछ बत्तियाँ जली जरूर, लेकिन बात पूरी तरह समझ में नहीं आई। रहस्य अभी भी बरकरार था। मैंने कहा, तो यह बात है। व्योमकेश ने हाथ के इशारे से मुझे चुप रहने को कहा और बोले, धैर्य रखो मेरे दोस्त, धैर्य। कुछ अन्य गलियों और छोटे रास्तों से होते हुए हम रस्मे बाबू के घर के सामने जाकर खड़े हो गए। ठीक उसी जगह
जहाँ गली मुख्य सड़क से मिल रही थी। दो लोग सादे कपड़ों में ऐसे स्थान पर खड़े थे जहाँ किसी की निगाह शायद ही जाती हो। व्योमकेश ने उनके साथ फुसफुसाते हुए बात की। उसके बाद हम गली और सड़क के संधि स्थल पर खड़े हो गए जहाँ हमें कोई भी देख सकता था। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा। 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे। गलियां अभी भी लोगों से खाली थीं। मंडी में सब्जियां ले जाने वाले कुछ ट्रक सड़क पर घरघराते हुए गुजर रहे थे। रस्मै बाबू के घर का आंतरिक भाग अभी अंधेरे में डूबा हुआ था। उनके घर का मुख्य द्वार फुटपाथ पर लगी स्ट्रीट लाइट से प्रकाशित था और साफ दिखाई दे रहा था। दरवाजे के ठीक आगे गहरे लाल रंग का पोस्ट बॉक्स अनगिनत इश्तिहारों से पटा पड़ा था। कोई भी उसे शायद ही देखकर जान सके कि वहाँ कोई पोस्ट बॉक्स था। हर एक मिनट बड़ी सुस्ती से आगे सरक रहा था। प्रत्येक बीतते समय के साथ मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। घड़ी ने 5 बजाए। मेरी इंद्रियां सतर्क हो गईं। किसी भूतही परछाई की तरह एक आदमी चुपचाप पोस्ट बॉक्स के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने खाकी वर्दी पहनी हुई थी और कंधे पर 2 बड़े बड़े थैले टांग रखे थे। उसने थैले को फुटपाथ पर टिका दिया और जेब से चाबी का बड़ा सा गुच्छा निकाला और पोस्ट बॉक्स खोलने लगा। व्योमकेश का संकेत मिलने के साथ हम दबे पांव उस आदमी की ओर चोरों की तरह बढ़े। जैसे ही हम उस गली से निकलकर सड़क पर आए, मैंने देखा कि 4 लोग जोड़ों में पोस्टमैन की ओर बढ़ रहे थे। अवश्य ही वे पुलिस वाले थे, लेकिन सादे लिबास में थे। उस आदमी ने अभी पोस्ट बॉक्स को खोला ही था कि हम उसके सामने पहुंच गए। जब उसने हम 8 को उसका घेरा बनाते देखा, उसने खुले हुए पोस्ट बॉक्स के साथ अपनी पीठ सटाकर पीछे मुड़कर हमारी ओर देखा और कहा, आप लोग कौन हैं? आपको क्या चाहिए? व्योमकेश ने उसके साथ शक्ति से पेश आते हुए पूछा, क्या तुम्हारा नाम भूतनाथ दास है और क्या तुम भोलानाथ के बड़े भाई हो? भूतनाथ का चेहरा उतर गया और उसका रंग उड़ गया। उसकी आंखें निकलकर बाहर आ गईं। कौन है आप लोग? अमरेश बाबू ने कर्कश स्वर में कहा, पुलिस। उस समूह में मैंने पहली बार अमरेश बाबू की उपस्थिति देखी थी। उन्होंने आगे बढ़कर भूतनाथ के कंधे को सख्ती से पकड़ लिया। मैंने समझ लिया कि यह उसे भयभीत करने का नुस्खा आजमाया जा रहा है। कोशिश रंग लाई। भूतनाथ का हौसला टूट गया और उसने अचानक चीखते हुए कहा, भोला मेरे भाई, तूने मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया है? मेरी तो नौकरी चली जाएगी। ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे। जैसे ही उसने चीखना बंद किया, अमरीश बाबू ने उसे कंधे से थोड़ा हिलाया और पूछा, चुराया गया माल कहाँ है? जल्दी से उसे बाहर निकालो। भूतनाथ ने अमरीश बाबू से हाथ जोड़कर कहा, महोदय, मैंने उस पाप के पुतले को हाथ भी नहीं लगाया है। वह पोस्ट बॉक्स में ही पड़ा है। मैं हतप्रत और अवाक देखता रह गया। चोरी की रात से आज सुबह तक वह हार रस्मै बाबू के घर की दीवार में लगे पोस्ट बॉक्स में ही पड़ा रहा। बाहर निकाल उसे, अमरीश बाबू ने गरजते हुए आदेश दिया। भूतनाथ ने खड़े होकर पोस्ट बॉक्स की ओर रुख किया। वह अनगिनत पत्रों से भरा पड़ा था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर एक बड़ी पुस्तक के आकार का पार्सल निकाला। वह बिल्कुल ठीक वैसा ही था जैसा कि नमूने के तौर पर मुझे एक किताब दिखाई गई थी। वह सफ़ेद कपड़े में लपेटा हुआ था और उसके किनारों पर मजबूत सिलाई की गई थी। भूतनाथ ने उसे अमरीश बाबू को सौंपते हुए उनसे प्रार्थना की, यह रहा आपका सामान महोदय। ईश्वर मेरा साक्षी है, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने इसे खोलकर नहीं देखा है कि अंदर क्या है। इसी समय रस्मै बाबू के घर का मुख्य द्वार खुला। दरवाजे पर अपनी छड़ी के सहारे
रस्म सरकार खड़े थे। उनके पीछे मणिमय और उसकी पत्नी थे। सभी अपनी अलसाई आंखों से व्यग्रता मिश्रित आश्चर्य से वह दृश्य देख रहे थे। रस्म ने संबोधित किया, अमरेश बाबू, अमरेश बाबू, क्या मामला है? मेरा हार? व्योमकेश ने पैकेट अमरेश बाबू से लेकर उसे रश्मि बाबू को सौंप दिया। यह रहा आपका हार, कृपया पार्सल खोलिए और इसके अंदर रखी वस्तु की जांच कीजिए। सुबह के लगभग 9:30 बजे थे और हम अपनी बैठक के दूसरे दौर की चाय की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसे सत्यवती बनाने चली गई थी। हार के डिब्बे की शल्यक्रिया जारी थी। इस निरर्थक उत्पीड़न की आवश्यकता नहीं थी, व्योमकेश ने शिकायती स्वर में कहा। यदि मैंने पहली बार में उस पोस्ट बॉक्स को देख लिया होता तो यह मामला 5 मिनट में हल हो गया होता। पूरे शहर में दीवारों से लगे हुए हजारों पोस्ट बॉक्स हैं, लेकिन वे आंखों को इतना आकर्षित कभी नहीं करते हैं। उनका गहरा लाल रंग इश्तिहारों और पॉम्पलेटों की तह के नीचे छिपा होता है। जिन लोगों को उनके बारे में जानकारी होती है उन्हें उसे खोजने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जिन्हें कोई जानकारी नहीं होती है उन्हें उसे खोजने में कठिनाई होती है। जब मैंने चोरी का विवरण पहली बार सुना, मैंने तीनों पर संदेह किया, भोला, मणिमय और उसकी पत्नी। उन्हीं तीनों में से कोई एक अपराधी था। यह भी संभव था कि तीनों में से 2 लोग आपस में मिले हुए थे। वे मणिमय और भोला अथवा मणिमय और उसकी पत्नी हो सकते थे। मणिमय की पत्नी और भोला के बीच षड्यंत्र की संभावना को शायद नकारा जा सकता था, लेकिन वह चाहे जो भी रहा हो, परेशान करने वाली बात उस हार का गायब होना था। चोरी का पता लगने के 1 घंटे के अंदर ही पुलिस ने घर की 2 मंजिला की तलाशी ले डाली थी और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। भोला ही एकमात्र आदमी था जो उस रात को घर से बाहर गया था, लेकिन वह द्वार पर ही खड़ा था और कहीं दूर नहीं गया था। वह किसी से मिला भी नहीं था। यदि भोला ने वास्तव में हार चुराया होता तो वह उसका क्या करता? यही प्रश्न मणिमय और उसकी पत्नी पर भी लागू होता है। वे दोनों उस हार का क्या करते? यद्यपि वहां 3 लोग थे, परंतु मुख्य संदिग्ध निश्चय ही भोला था। जिस समय मणिमय ने हार लाकर अपने पिता को दिया था, उस समय भोला वहां मौजूद था। शायद भोला ने अनुमान लगाया हो कि डिब्बे में कोई कीमती आभूषण है। वह तौलिया खरीदने के बहाने उस शाम को बाहर गया। उसकी ओर से उठाया गया वह पहला कदम था जिसने सबसे बड़ा संदेह उत्पन्न किया। यदि उसकी किसी बाहरी आदमी के साथ से मिलीभगत होती तो वह स्वाभाविक था कि वह बाहर जाकर अपराध में भागीदार अपने साथी को सतर्क कर देता, लेकिन चुराए गए सामान को उसने अपने साथी को देने का प्रबंध कैसे किया? पहले मणिमय पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि मणिमय और उसकी पत्नी इस काम में एक साथ थे। उसने 11 बजे घर आकर हार को चुराया होगा और घर छोड़कर दोबारा चला गया हो। शायद इस बीच उसने उसे कहीं छिपा दिया हो और अंततः रात को 11:15 बजे वापस आ गया हो। लेकिन यदि ऐसा होता तो क्या भोला कुछ देख नहीं लेता? और यदि देखता तो क्या केवल उसे अपने तक सीमित रखता? इस बीच सत्यवती चाय लेकर आ गई। उसने हमें चाय देने के बाद बड़ी गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं देख रही हूँ कछुआ अब अपना सिर निकालकर बातें कर रहा है। व्योमकेश ने उसे घूरते हुए देखा। सत्यवती ने उसे शांतिपूर्वक अनदेखा किया और कहा, आगे बढ़ो और अपनी बात पूरी कह डालो, लेकिन मुझे अभी सुनने की फुर्सत नहीं है क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए आपको यह कहानी मुझे दोबारा सुनानी पड़ेगी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। हमने कुछ देर खामोशी से चाय पी। मैंने महसूस किया कि कछुए के बहाने किया गया सत्यवती का व्यंग व्योमकेश की समझ में
पूरी तरह नहीं आया था। इस ज्ञान से मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा, क्योंकि अब मेरे पास अवसर होने पर मैं उसका प्रयोग कर सकता था। लंबी खामोशी के बाद व्योमकेश ने बात फिर वहीं से शुरू की जहां पहले छोड़ी थी। मणिमय और उसकी पत्नी के बारे में मेरा संदेह केवल इस बात पर आधारित था कि उनके पास चोरी को अंजाम देने का अवसर था। मैंने उसके उद्देश्य के बारे में ज़्यादा माचापच्ची नहीं की थी। मणिमय भारी कर्जे में हो सकता था। उसकी पत्नी की भी उस आभूषण पर नज़र रही होगी, परंतु उनकी जीवन शैली को देखते हुए मुझे लगा कि उन्हें इस तरह चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रसमय बाबू एक उदार पिता और एक स्नेही ससुर थे। वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे वे अपने पुत्र अथवा पुत्रवधू को न देते। विचारणीय प्रश्न यह था कि कोई अपनी ही चीज की चोरी क्यों करेगा। लेकिन भोला कुछ दूसरी ही किस्म का इंसान था। उसके पास मकसद और मौका दोनों थे। वह आदमी विशेष रूप से मक्कार था और उसके पास अच्छी तरह सोचने वाला दिमाग भी था। शायद वह इस घर में आने के बाद से ही अपराध की योजना बना रहा था। उसकी रणनीति पहले से ही तैयार थी। उस रात उसे एक भारी लूट को अंजाम देने का अवसर मिल गया। घर में बहुत बेशकीमती आभूषण मौजूद था, लेकिन अलमारी की चाबियां लेकर मालकिन तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी। भोला और उसका बड़ा भाई इस अपराध में साझेदार थे। किस्मत ने भी कितना जबरदस्त पलटा खाया। भूतनाथ डाकघर में काम करता था और उसका काम शहर की सारे डाक पेटियों से पत्र लाकर डाकघर में पहुंचाना था। उस विशेष अवधि के दौरान वह बऊ बाजार क्षेत्र का प्रभारी था। उसे दिन में 3 बार डाक पेटियों से डाक इकट्ठी करनी होती थी। भोला ने तौलिया खरीदने के बहाने बाहर जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन वास्तव में वह अपने भाई भूतनाथ के पास गया था। उसने अपने भाई को इस बात से पहले ही सावधान कर दिया था कि वह कल सुबह अपनी पहली डाक निकासी के लिए जाएगा तो उसे रसमय बाबू के घर के बाहर लगे पोस्ट बॉक्स से एक पार्सल मिलेगा जिसे वह हाथ नहीं लगाएगा। एक बार जब पुलिस की पूछताछ खत्म हो जाएगी तो वह पार्सल को घर ला सकता है। कोई भी आदमी पार्सलों को पोस्ट बॉक्स में नहीं डालता था, इसलिए किसी गलत पार्सल का पीछे छूट जाना बड़ी दूर की बात थी। इसके अलावा इस पार्सल के ऊपर न तो कोई नाम लिखा था और न ही पता। भूतनाथ एक सीधा और सरल आदमी था, लेकिन वह लोभी था। लालच हमें घर से दूर रहने के लिए विवश करता है। निश्चय ही अब उसकी नौकरी छूट जाएगी। यह भी हो सकता है कि उसे कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़े। पिछली शाम तब मैं अंधेरे में अटकलें लगा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने मणिमय को डाक पेटी में पत्र डालते देखा, सारी बात अच्छी तरह मेरी समझ में आ गई। भोला ने एक बार बताया था कि उसका एक भाई डाक विभाग में काम करता था। एक ही झटके में मैं समझ गया कि चोर कौन था, उसने चोरी को कैसे अंजाम दिया था और लूट का माल कहाँ छिपाया गया था। भोला सीढ़ियों से नीचे आया और पार्सल को पोस्ट बॉक्स में डालकर सीधे ऊपर लौट गया। शायद उसने अपनी सांस को संयत करने के लिए कुछ मिनट तक बाहर चक्कर भी काटा था। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि मणिमय अभी क्लब से वापस नहीं लौटा था, और उसे यह भी पता नहीं था कि उसकी पत्नी खिड़की पर खड़ी होकर अपने पति के वापस आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब यह सारी बातें मेरे सामने साफ हो गई तो मैं तत्काल अमरीश बाबू के पास गया। हमने पोस्ट ऑफिस जाकर पता लगाया कि भूतनाथ की ड्यूटी किस इलाके में थी। अब हमारे पास केवल उसे रंगे हाथे पकड़ने और उसे अपना गुनाह कबूलवाने का काम शेष था। दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैं उसे खोलने चला गया। द्वार पर मणिमय मुस्कुराता हुआ खड़ा था। मेरे बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है, उसने स्पष्ट किया।
कृपया अंदर आइए मणिमय बाबू, व्योमकेश ने उन्हें आवाज़ दी। मणिमय अंदर आकर बैठ गया। उसने अपनी जेब से एक नीले रंग की मखमल की थैली निकाली और उसे व्योमकेश के सामने मेज पर रखते हुए कहा, बाबा ने इसे आपके लिए भेजा है। वे खुद आते, लेकिन उनके पैर में। व्योमकेश बोले, अरे प्लीज, आप जैसे होनहार पुत्र के होते हुए उन्हें ईसाइयों में कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? तो क्या वे अपना हार वापस पाकर प्रसन्न हैं? मणिमय ने मुस्कुराते हुए सहमति से सिर हिलाया और कहा, पूरी तरह। उन्होंने मुझे आपसे यह अनुरोध करने के लिए कहा है कि आपकी योग्यताओं के अनुसार यह भेंट बहुत मामूली है, फिर भी आप इसे स्वीकार करें। यह मामूली भेंट क्या है? व्योमकेश ने थैली खोलते हुए कहा। मटर के दाने के आकार का एक हीरा उनकी आंखों के सामने चमक उठा। हीरे की अंगूठी? व्योमकेश ने उसे आदरपूर्वक परखा और कहा, धन्यवाद। कृपया अपने पिताजी से कहिएगा कि मैंने उनकी भेंट देखते ही स्वीकार कर ली है, परंतु मैं महसूस करता हूँ कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्या आप एक कप चाय भी नहीं पिएंगे? मणिमय ने उत्तर दिया, आज मैं थोड़ी जल्दबाजी में हूँ। मैं आज दोपहर की उड़ान से दिल्ली जा रहा हूँ। मैं लौटने के बाद फिर किसी दिन आकर आपके साथ चाय पीने का वचन देता हूँ। मणिमय चला गया। लगभग उसी समय दूसरे कमरे से सत्यवती आ गई। वह अभी एक पर्दे के पीछे चक्कर काट रही थी। थोड़ा उत्तेजित होते हुए उसने कहा, मैं भी तो देखूं कि आपको क्या मिला है। व्योमकेश अपने मन में उस डिब्बे को छुपाने का विचार कर रहे थे, लेकिन मैंने उसे उनके हाथ से छीनकर सत्यवती को थमाते हुए कहा, यह लो, यह व्योमकेश की योग्यताओं के अनुसार बहुत मामूली है और वे महसूस करते हैं कि वे उसके योग्य नहीं हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह तुम्हारे योग्य है। हे, व्योमकेश ने विरोध किया। अरे नहीं। जब उसने अंगूठी देखी तो सत्यवती की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम्हारा भला हो, हीरे की अंगूठी, और वह भी इतनी कीमती? अकेला हीरा ही कई हजार रुपए का होगा। उसने अपनी अंगुली में अंगूठी पहन ली और उसे बड़े प्यार से देखते हुए बोली, सुंदर दिखती है ना? हे भगवान, मेरी मछली की तरकारी अब तक जलकर स्वाहा हो गई होगी। सत्यवती और अंगूठी दोनों एक झटके से अदृश्य हो गए। व्योमकेश ने सोफे पर पसरते हुए गहरी सांस ली। आभूषण उद्योग का मार्ग अत्यंत मोहक है। ऐसा ही है, मैंने सहमति जताते हुए कहा, लेकिन इस बात को अच्छी तरह याद रखना कि चमक निरपवाद रूप से किसी औरत को अपनी ओर आकर्षित भी करती है। तो कैसी लगी आप सबको व्योमकेश बख्शी की जासूसी कहानी मोतियों का हार? आगे और इसी प्रकार कहानियों के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। धन्यवाद। जय भारत।